सिंपल यस या नो में ओपिनियन देकर जीत सकते हैं रियल कैश। डाउनलोड कीजिए रियल 11 जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चौथे टेस्ट मैच में कौन मारेगा बाजी? 2-1 से भारत सीरीज में है आगे। क्या चौथा मुकाबला जीतकर सीरीज को करेगा भारत अपने नाम, या फिर इंग्लैंड करेगा बाउंस बैक? आज की वीडियो में इसी पर करने वाले हैं बात और देखेंगे इस मैच का प्रीव्यू क्या कहता है। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी पर चर्चा तो होगी, करेंगे पिच रिपोर्ट की खुलकर बात, बनाएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों की कमजोरियां और मजबूत पक्ष पर भी करेंगे खुलकर बात। अंत में होगा हमारा प्यारा सा प्रेडिक्शन, जहां पर कुछ ओपिनियन के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैच किस ओर जाने वाला है। आज की वीडियो में बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, ईशान की क्रिकेट हाईलाइट में आपका तहे दिल से स्वागत है। भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जहां पे रोमांच चरम पर पहुंच गया है। पहला मुकाबला हारने के बाद 2 मुकाबले लगातार जीते, अब सीरीज में 2 मुकाबले ही बचे हैं। भारत एक भी जीतेगा तो सीरीज होगी भारत के नाम। WTC रैंकिंग में भारत अभी दूसरे पायदान पर है, इंग्लैंड की पोजीशन 8वें नंबर पर, लेकिन भारत यहां से मुकाबला जीतेगा तो WTC के फाइनल में पहुंचने के उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड ने बाजी मारी तो फिर सीरीज डिसाइडर पर मैच होगा और फिर वहां पता लगेगा कि सीरीज किसके नाम है। सबसे पहले दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी, जहां पर 134 टेस्ट मैचों का इतिहास। हालांकि पलड़ा भारी इंग्लैंड का रहा। इंग्लैंड ही वो टीम है जिसने आखिरी बार भारत को 2012 में टेस्ट सीरीज में मात दी थी। इसके बाद कोई भी टीम ने भारत को भारतीय सरजमी पर हराया नहीं। भारतीय सरजमी पर अब तक 61 मुकाबले हुए। भारतीय टीम यहां पर 24 बार इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही, लेकिन 15 मौकों में इंग्लैंड ने भी बाजी मारी। इस सीरीज में भारत आगे है, 2-1 से आगे, लेकिन इस मुकाबले की इंपॉर्टेंस, भारत ने यह मुकाबला जीता तो सीरीज उनके नाम होगी। ड्रॉ भी हो जाएगा तो फिर भारत यहां से सीरीज तो नहीं हारेगा, लेकिन इंग्लैंड को मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीरीज में बने रहना है तो इंग्लैंड के लिए जीत सबसे जरूरी बन जाती है। मुकाबला खेला जाएगा रांची के मैदान पर, वही मैदान जहां पर स्कोर बहुत बनने की उम्मीदें हैं। 9 पिचेस तैयार की गई है। खासकर देखने वाली बात है कि मुकाबला होगा कौन सी पिच पर। हालांकि जिस पिच को हम देख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, क्ले सरफेस है। पिच थोड़ी सी चिकनी, यानी यहां पर बाउंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत रन बनने वाले हैं। पहला, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच की पिचेस भी ऐसी थी जहां पे रन हम पहली इनिंग में 500 से ज्यादा बनने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि वैसा हुआ नहीं, लेकिन इस मुकाबले में उम्मीद बहुत बड़ी की जा रही है, क्योंकि इस मुकाबले से पहले 2 टेस्ट मैचों का इतिहास देखा जाए वो ऐसा ही है। 2 मुकाबले हुए, हालांकि सिर्फ पहले बार बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता और 1 ड्रॉ रहा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंस है कि टॉस जीतें, पहले बल्लेबाजी करें, बोर्ड पर बहुत बड़ा स्कोर लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरेगा, समय निकलेगा, पिच स्पिनर्स के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है और कहीं ना कहीं स्पिनर्स यहां पर एक की रोल अदा करने वाले हैं। पूरी सीरीज में देखा गया कि स्पिनर के कंपैरिजन में भारतीय तेज गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पायदान पर है, लेकिन इस मुकाबले में बुमराह अवेलेबल नहीं है। इस मैदान पर रन बहुत बनने वाले हैं, ये बात आप लिख कर ले लीजिए, और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा विकेट लेने वाली सरफेस होने वाली है। भारत इस मैदान पर 2 मुकाबले खेला, 1 जीता और 1 ड्रॉ रहा। इंग्लैंड पहली बार इस मैदान पर उतरने वाला है। भारत के पास 2-1 की लीड है। मेंटली भारत बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, लेकिन इंग्लैंड यहां पे बाउंस बैक करेगा क्या? ये पिच थोड़ी सी इंग्लैंड के बेसबॉल वाले बल्लेबाजों को सपोर्ट करती है, अगर टॉस जीतकर वो पहले बल्लेबाजी करने उतरे थे। स्वॉट एनालिसिस में देखें भारत की स्ट्रेंथ, जहां पे यशस्वी का फॉर्म लाजवाब है, कमाल है, क्योंकि ये बंदा रन बना रहा है। 7 टेस्ट मैचेस हुए, जिनमें से 2 बार डबल सेंचुरी बल्ले से निकल चुकी है। 800 से ज्यादा रन यशस्वी के पिटारे में हमने देखने को मिले हैं। टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट में रोहित शर्मा के बल्ले से भी रन आए। रोहित शर्मा के लिए ग्राउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मैदान पर रोहित शर्मा डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। बात करें बुमराह की तो कमाल के फॉर्म में है, लेकिन वो अनअवेलेबल है, यानी भारत की तेज गेंदबाजी पर थोड़ी सी नजरें होने वाली है। अश्विन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए दिख रहे हैं, और भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस मुकाबले में भारत के स्पिन गेंदबाज होने वाले हैं। हालांकि मियां मैजिक है, सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं, तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में विकेट भी निकाल कर दिए, लेकिन अब उनके साथ गेंदबाजी करने कौन आने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वीकनेसेस पर गौर किया जाए
तो मिडिल ऑर्डर जहां से रन ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे। ध्रुव जुरैल से उम्मीदें हैं लेकिन बहुत बड़ी पारी खेल नहीं पा रहे। रजत पाटीदार कंसिस्टेंटली फ्लॉप चल रहे हैं और हो सकता है इस मुकाबले में उन्हें बाहर भी बैठाया जा सके, वो हम प्लेइंग 11 में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जो अर्ली ब्रेक थ्रू है वहां पे टीम इंडिया लगातार इंग्लैंड को हावी होने का मौका दे रही है। इस और भारतीय टीम को जरूर सोचना होगा। अपॉर्चुनिटी में बेशक यहाँ पे यशस्वी जायसवाल के लिए मौका तो है, शुभमन गिल के लिए भी मौका। हालांकि पिछले 2 टेस्ट मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा, बल्ले से रन भी बनाए, हाफ सेंचुरीज भी आपको देखने को मिली, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है कि कितना कंसिस्टेंट गिल खेल पाते हैं। सरफराज को मौका मिलने वाला है, वो बैटिंग आती है, अगर मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी जैसी कंडीशंस क्रिएट होती है तो क्या सरफराज ऐसी कंडीशंस में बल्लेबाजी करके भारत को निकाल पाएंगे? हालांकि उम्मीदें टॉप ऑर्डर से ज्यादा है, फिर भी मान लीजिए अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो फिर क्या मिडिल ऑर्डर वो काम दिखा पाएगा जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। हालांकि कुलदीप यादव से उम्मीदें बढ़ी है और बहुत सारे नए गेंदबाज हैं जिनसे भी उम्मीदें, अगर उन्हें मौका मिलता है। थ्रेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा निकल कर आ रही है। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी की, तब जाके भारत बोर्ड पर ठीक ठाक रन बना पाया। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत की बैटिंग कॉलेप्स हो जाती। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ पर बात करें, इनकी स्ट्रेंथ है कि ये इंडियन पिचेस पर इंडियन कंडीशन में खूब अच्छी तरह से क्रिकेट खेलना जानते हैं। हालांकि इस सीरीज के आप परिणाम पर ना जाएं, लेकिन इंग्लैंड जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, जिस तरह से गेंदबाजी करना जानती है, सबसे बड़ी बात है कि इंडियन कंडीशंस में इंग्लैंड ही वो टीम है जो लगातार भारतीय टीम के लिए परेशानी क्रिएट करती है। इंग्लैंड का पेस अटैक बहुत अच्छा है, जहां पे जेम्स एंडरसन को आप देखेंगे, आप मार्क वुड को देखेंगे, गस एटकिंसन जैसा खिलाड़ी इनके खेमे में शामिल है, और स्पिन अटैक में हार्डली तो भारतीय उम्मीदों को लगातार हर्ट कर ही सकते हैं। लेकिन वीकनेसेस थोड़ी सी ज्यादा है, स्ट्रेंथ से ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि लगातार बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड खेलना चाहती है और शायद कई अहम मौकों पर ऐसा हमने देखने को भी मिला जब ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद टीम इंग्लैंड ने लगातार ऐसी बल्लेबाजी की, तेज तर्रार रन बनाने की कोशिश की। समय पड़ा था, सेशन इनके पास था, बावजूद इसके इंग्लैंड ने उस तरह की क्रिकेट खेली जहां पर शायद टेस्ट क्रिकेट उस क्रिकेट को अलाउ करे ना। और कहीं ना कहीं यही खामियाजा रहा कि इंग्लैंड आज 1-2 से पीछे नजर आ रही है। इंग्लैंड को इस मुकाबले में सोचना होगा अगर वापसी करनी है तो। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के पास एक बहुत बड़ा मौका होगा। अगर इस मुकाबले को जीतेंगे तो सीरीज में 2-2 से बराबरी पर आ जाएंगे और फिर सीरीज डिसाइडर में एक बहुत अच्छा मौका इंग्लैंड के कप्तान और उनके हाथों में आप देख सकते हैं। थ्रेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जिस तरह से कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन उस तरह से हो नहीं रहा। बेसबॉल की क्रिकेट वाली प्लानिंग फर्स्ट टेस्ट में तो सफल रही, कैसे सफल रही हम सब जानते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई। सबसे बड़ी बात थी कि थर्ड टेस्ट की 4th इनिंग जहां पे इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आया, कंसिस्टेंटली फेल होती हुई बल्लेबाजी नजर आई। कॉलेप्स हो गया टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर से कोई सपोर्ट नहीं मिला और अंतिम क्षणों में भी ज्यादा बल्लेबाज रन बना नहीं पाए। कहीं ना कहीं बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड को यहां पे छोड़नी ही होगी। बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में। जसप्रीत बुमराह अनअवेलेबल है, केएल राहुल फिट हो चुके हैं, 2 की वापसी आप यहां पर देख रहे हैं, लेकिन बाहर कौन होगा वो तो हम थोड़ी देर में देख ही लेंगे। लेकिन टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और इनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल, ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा। दोनों खिलाड़ी इस सीरीज में शतक लगा चुके हैं, 240 रन रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं। नंबर 3 पर आने वाले शुभमन गिल के बल्ले से भी 2 टेस्ट मैच में ठीक ठाक पारी निकली। इतनी ठीक ठाक तो निकल ही गई कि शुभमन गिल पे जो लगातार सवाल उठ रहे हैं वो यहां पर बंद होते हुए नजर आए। अब रजत पाटीदार की जगह मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल फिट है और 100% अवेलेबल हुए तो वो 100% यहां पर खेलेंगे और हो सकता है कि रजत पाटीदार प्लेइंग 11 से आपको बाहर होते हुए नजर आए। नंबर 5 पर सरफराज खान आपको खेलते हुए दिखेंगे। एक टेस्ट मैच आए खेले, इतना बढ़िया खेले कि दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी लगा बैठे, 130 रन एक ही मुकाबले में इन्होंने जड़ दिए। ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग आपको करते हुए नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में खेलेंगे। जडेजा के लिए सबसे अच्छी बात है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर आ रहे हैं, फॉर्म में है, शतक लगा के आ रहे हैं, फाइफर लेकर आ रहे हैं और इस मैदान पर बहुत अच्छे रिकॉर्ड इनके आप खाते में देख सकते हैं। 201 रन और 12 विकेट इस सीरीज में अब तक ही ले चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए नजर आएंगे और रविचंद्रन अश्विन के मतलब की यहां पर आप पिच भी देखेंगे, रांची वाली पिच रविचंद्रन अश्विन के बहुत मतलब की होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की वैरायटी इनकी गेंदबाजी में देखने को मिलती है, शायद इतनी वैरायटी किसी और गेंदबाज की गेंदों में आप देखने को ना मिले।
कुलदीप यादव आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, मोहम्मद सिराज दिखेंगे। मियां मैजिक कमाल का है, पहले इनिंग के जो निचले बल्लेबाजों को मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से पवेलियन भेजा, जल्दी जल्दी से इंग्लैंड की टीम को आउट किया, बहुत शाबाशी इन सभी की ओर से मिली भी है। अब जसप्रीत बुमराह नहीं है तो कौन खेलेगा? क्या मुकेश कुमार खेलेंगे? मुझे लगता है 100% मुकेश कुमार प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कैसी होगी? जैक क्रॉली के साथ आपको बेन डकेट खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों सलामी बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी एक बार फिर इंग्लैंड की तरफ से ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर ऑली पॉप नंबर 3 पर मोर्चा संभालेंगे। सबसे अच्छी बात है कि टॉप 3 के बल्लेबाजों के 2 बल्लेबाज ऐसे जिनमें दोनों के नाम शतक है और जैक क्रॉली 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। नंबर 4 पर आने वाले जॉ रूट क्या बाहर होंगे? मुझे नहीं लगता बाहर होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात इनके पास एक्सपीरियंस है। जॉ रूट बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट भी ले रहे हैं। इस सीरीज में अब तक 7 विकेट ले चुके हैं और कहीं ना कहीं जॉ रूट जिस तरह की स्पिन गेंदबाजी करते हैं, ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, मुझे लगता है प्लेइंग 11 में 100% वो खेलते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि जॉनी बेयरस्टो की जगह डैनियल लॉरेंस आपको यहां पर खेलते हुए दिखेंगे। लॉरेंस भी इंग्लैंड की तरफ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। बेन स्टोक आपको यहाँ पे निचले क्रम और मिडिल ऑर्डर को संभालने वाले खिलाड़ी के रूप में दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस अहम मौके पर बेन स्टोक किस तरह की कप्तानी करते हैं, क्या कप्तानी पारी खेलते हैं, क्योंकि बेन स्टोक के बल्ले से कोई बहुत बड़ी पारी अभी तक पूरी टेस्ट सीरीज में हमें देखने को नहीं मिली है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर भी है। फिर आप यहाँ पर आप फॉक्स विकेट कीपिंग के रूप में आपको खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे दिखेंगे। फिर नाम आता है रेहान अहमद का, वो भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। टॉम हार्डली जिन्होंने इस सीरीज में अब तक 16 विकेट लिए और बुमराह के पास सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ये बन चुके हैं। मार्क वुड आपको खेलते हुए दिखेंगे आपको जेम्स एंडरसन। अब दोस्तों बात करते हैं कि रियल 11 की माई टीम कैसी होगी। यदि आप रियल 11 के बारे में जानते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फटाफट से जाइए, डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप अपनी फैंटेसी 11 बनाइए। हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है जहां पर आप मेरी रियल 11 की टीम मैच से पहले जरूर देखेंगे। विकेट कीपर के ऑप्शन में आपको बहुत सारे खिलाड़ी मिल जाएंगे, लेकिन मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा क्योंकि केएल राहुल इस मैदान पर रन बना सकते हैं। बल्लेबाजों में बहुत सारे बल्लेबाज हैं। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल को मैं टीम में नहीं ले रहा। हाँ, फॉर्म में खिलाड़ी है, रन बना रहा है, लेकिन इस मुकाबले का इतिहास ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाते नहीं हैं। शायद यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में, मुझे पर्सनली लगता है कि बड़े रन नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं उन्हें अपनी रियल 11 की टीम में नहीं लेने वाला। आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि मैं नहीं लूंगा और शायद आप अपनी रिस्क पे लेना चाहें तो ले लें। रोहित शर्मा के साथ मैं जाऊंगा ओली पोप के साथ, जैक क्रॉली और बेन स्टोक को मैं बल्लेबाजों की सूची में रखूंगा। ऑलराउंडर्स की सूची बहुत बड़ी है, लेकिन मैं रविंद्र जडेजा को रखूंगा और 100% आप रविंद्र जडेजा को रखना, क्योंकि जडेजा के रिकॉर्ड इस मुकाबले में बहुत अच्छे निकल कर आने वाले हैं। इस मैदान पर इनका इतिहास बहुत अच्छा है। आप जॉ रूट के साथ जरूर जाइए, आप जाइए रविचंद्रन अश्विन के साथ। गेंदबाजों में मार्क वुड को चुनिए, आप मोहम्मद सिराज को चुनिए और चुनिए कुलदीप यादव को। कप्तानी के रूप में मुझे लगता है कि मैं शायद एक बार फिर रविंद्र जडेजा के साथ जा सकता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की, विकेट लिए। मैं कप्तान रविंद्र जडेजा को बनाने वाला हूं। अब रियल 11 का ओपिनियन क्या कहता है? वैसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप रियल 11 की एप्लीकेशन पे देखेंगे। सबसे अहम सवाल तो है, क्या भारत चौथा टेस्ट मुकाबला जीतेगा? आपका ओपिनियन क्या कहता है, यस या नो? यदि आपको लगता है यस, तो आप यस पर जाइए और आप जितना अमाउंट का ये ओपिनियन खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। अपना जवाब सबमिट कर दीजिए। यदि आपका जवाब हुआ सही और भारत ने ये मुकाबला जीता, तो फिर आपको मिलेगा रियल कैश। विमेंस प्रीमियर लीग भी शुरू हो रहा है और इस टूर्नामेंट को लेकर भी रियल 11 बहुत सारे अमेजिंग ओपिनियंस आपके सामने रखेगा। फटाफट से चेक कीजिए रियल 11, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।